नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस DY पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कंप्यूटर का पार्ट मॉडल पेपर नंबर 5, जिसमें हम प्रत्येक में अभी तक हम 4 मॉडल पेपर करते आए हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। पेरीफेरल एक डिवाइस कितने प्रकार की होंगी आपने सुनी होगी। एक होती है आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस। और एक होती है इनपुट डिवाइस। और एक होती है पेरीफेरल डिवाइस। तो देखो, इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर हम किसी डाटा को इनपुट करते हैं, यानी उसमें अंदर हम किसी भी डाटा को क्या करते हैं, अंदर डालते हैं प्रोसेस करने के लिए। और प्रोसेस करने के बाद में जो हमें आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हमने किसी को टाइप किया किसी फंक्शन को, तो उसे कहेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा हमने मान लो कि 2+2 करना है, तो हमने पहले 2 दबाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इनपुट दिया। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद में हमें रिजल्ट देगा आउटपुट के रूप में 4। ठीक है, तो ये हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट डिवाइस। जो हमें इनपुट देते हैं हम जिसके द्वारा, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पर हमें क्या दिखाई देगा, रिजल्ट 4। लेकिन पेरीफेरल डिवाइस किसे कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस वे डिवाइस कहलाते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये बाह्य रूप में जुड़े रहते हैं। कैसे? बाह्य रूप में जुड़े रहते हैं। मान लो ये सीपीयू है, और सीपीयू के ये सीपीयू है, सीपीयू से जुड़ा हुआ ये मॉनिटर है। तो मॉनिटर में क्या होगा, मॉनिटर में, मॉनिटर के साथ में सीपीयू के साथ में एक कीबोर्ड जुड़ा हुआ होता है बाहर से, एक माउस जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये जो बाह्य रूप में कंप्यूटर की सहायता के लिए डिवाइस जोड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पेरीफेरल डिवाइस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दे रखा है, कौन कौन सा नहीं है, पूछा है नहीं है। तो प्रिंटर है, प्रिंटर को किससे जोड़ते हैं, हम बाहर से जोड़ते हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर को हम बाहर रूप से जोड़ते हैं। और मदरबोर्ड है, और कीबोर्ड है, कीबोर्ड को ये मैंने बताया अभी बाहर से जोड़ते हैं। लेकिन जो मदरबोर्ड होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड। तो इनमें पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मदरबोर्ड क्या होगा, पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। ये कैसा आंतरिक डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है कि सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को क्या कहते हैं, हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी बताया, प्रिंटर हो गया बाह्य रूप में जुड़ा हुआ, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और स्पीकर हो गया। लेकिन अगर इन्हें इनपुट और आउटपुट की इन डिवाइस के रूप में देखा जाए, तो जो प्रिंटर है क्या करता है, हमें प्रिंट देता है बाहर, तो ये होगा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या करता है, हमें बाहर किसी किसी भी फंक्शन को प्रदर्शित करता है, तो ये भी मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको टाइप करते हैं, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। और माउस हो गया इनपुट डिवाइस। स्पीकर के द्वारा क्या हम आवाज़ सुनते हैं किसी भी सॉन्ग की या किसी भी फंक्शन की, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट और पेरीफेरल डिवाइस आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीजीए ग्राफिक्स कार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पीजीए ग्राफिक्स कार्ड। तो इसकी ऑप्शन ए है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे होती है, या पोर्टल ग्राफिक्स ग्राफिक अरे होती है, या पर्सनल ग्राफिक्स अरे होती है, या पब्लिक गीगा अरे होती है। तो इसका राइट आंसर है कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे, अर्थात ये इज ए राइट आंसर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी पीजीए की, ये क्या है, एक कार्ड होता है जिसमें 3 क्या होते हैं, वीसी होते हैं, जैसा कि, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि और साटा और आईडीई का ये क्या है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन है पॉम टॉप्स हैं, मदरबोर्ड निर्माता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं, या फ्लैश ड्राइव के प्रकार हैं। तो साटा और आईडीए क्या है, तो ये इसका राइट आंसर है सी। ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव के क्या है, प्रकार हैं, साटा और आईडीए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है, साटा की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ध्यान रखनी है आपको, क्या है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये क्या करती है, डाटा को कनेक्ट और ट्रांसफर करती है, जिससे क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क और
कहाँ पर यूज होती है, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है कि ये जो साटा है, साटा के द्वारा डाटा को कनेक्ट किया जाएगा और उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये बहुत ध्यान रखनी है आपको। ऐसी आईडीई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थात ये कैसे हैं, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव के दो प्रकार हैं, एक साटा और एक आईडीई, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, अर्थात जो हमारे व्यापार के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा बना हुआ था। तो मैनियक था, या एनिक, या यूनिवैक, या एडवैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवैक। यूनिवैक कैसा है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो व्यापार के लिए सर्वप्रथम क्या किया गया था, उपयोग में लाया गया था। अब यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमिक ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवैक की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी जो विकास हुआ है वो हुआ है 1954 में। और किसके द्वारा किया गया, अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो जीई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको विकास किया गया था, यूनिवैक का, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कि जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका कालखंड कितना है, यानी कब विकसित माने जाते हैं, कब से कब के बीच में। तो ए ऑप्शन है 1946 से 1958 के बीच में माने जाते हैं, या 1940 से 1960 के बीच में माने जाते हैं, या 1955 से 1964 के बीच में, या 1965 से 1975 के बीच में। तो जो पहली पीढ़ी थी वो पहली पीढ़ी आई थी आपके लिए 1946 से और 1954 तक। दूसरी पीढ़ी आई 1955 से 1964 तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1955 से 1964 तक। तो 1900 सॉरी वो 42 थी, 42 है इसकी जगह पे जो मैंने अभी बताया था। तो ये है पहली पीढ़ी 1942 से 1955 के बीच में था, ठीक है। फिर उसके बाद में वैक्यूम ट्यूब आ गया, मतलब किस पर आधारित थी, ये पूछा जाए कि पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी, तो वैक्यूम ट्यूब या निर्वात निर्वात नली पर। दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी, तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, इसका समय है 1956 से 1964 तक। तो जो तृतीय पीढ़ी है वो कब कब से कब तक है, तो 1965 से 1975 तक है। और ये किस पर आधारित थी, तो ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। और चतुर्थ जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी, वो 1976 से 1989 तक मानी जाती है। और किस पर आधारित थी, तो BLSI, वेरी लार्ज स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रेशन पर आधारित थी। पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित, कब तक है, तो 1990 से, और वर्तमान में जो चल रहा है वो पांचवी पीढ़ी पर आधारित कंप्यूटर है। और उसमें कौन सा किस पर आधारित है, वो अल्ट्रा लार्ज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पर आधारित है, अर्थात ULSI पर आधारित है। ये क्रम लगाने को पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, IC, फिर VLSI, फिर उसके बाद में ULSI पर आधारित कंप्यूटर का विकास हुआ है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां, कि किसी कंप्यूटर में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि वहाँ जब कीबोर्ड देखते हैं तो आपने देखा होगा कि F1, F2 और F3 डॉट 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 F12 तक क्या होती हैं, फंक्शन कुंजी होती हैं, जिससे बोला जाता है F के से निरूपित किया जाता है फंक्शन। तो F1 फंक्शन कुंजी 1, फंक्शन कुंजी 2, फंक्शन कुंजी 3, फंक्शन कुंजी 4, सॉरी 12 लास्ट में। तो सबसे जो एंड में होती है वो कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी नंबर 12 होती है। तो फंक्शन कुंजी कितनी होती है, F12 होती हैं, सॉरी F12 मतलब टोटल संख्या कितनी होती है फंक्शन कुंजी की, तो 12 होती है कीबोर्ड के अंदर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये कॉमर्शियल लॉन्च का मतलब है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, अगर कोई भी नया कंप्यूटर बनाया गया है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो उसे ट्रायल टेस्ट के बाद में ट्रायल जो टेस्ट है क्या कहलाता है, अर्थात जैसे मान लो किसी सॉफ्टवेयर को मान लेते हैं हम आपके लिए, जो नॉर्मल फेमस रहता है, जैसे व्हाट्सअप है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसे विकसित किया गया। लेकिन इसे बिजनेस में या आम आम आदमियों की पहुंच तक, जो आम आदमी है, आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए
उससे पहले ही एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो यही पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कॉमर्शियल लॉन्च से पहले एक टेस्ट होता है ट्रायल के रूप में, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है बीटा टेस्ट है, ई टेस्ट है, डेल्टा टेस्ट है या एल्फा टेस्ट है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है बीटा टेस्ट, अर्थात बीटा टेस्ट के द्वारा ही पहले ट्रायल टेस्ट के रूप में पहचाना जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को। आया क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? अर्थात जो लाइनक्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा है? वो लाइनक्स है। तो लाइनक्स के संस्करण पूछे गए हैं कि कौन कौन से संस्करण हैं निम्न में से? तो नंबर 1 फेडोरा है, लाइनक्स मिंट है, लेपार्ड है, लियोपार्ड है या अबंटू है। तो आपको ये मैंने बताया था कि ये फेडोरा क्या है, एक ये भी लाइनक्स का एक संस्करण है, और लाइनक्स मिंट तो एक लाइनक्स का संस्करण है ही, और अबंटू भी क्या है, एक लाइनक्स का संस्करण है, लेकिन अबंटू पूछ लिया जाता है, अबंटू क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि अबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, किसका? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक इसका संस्करण का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो लियो पार्ट है ये क्या है, ये एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है ये पूछा जाता है, तो ये है एप्पल कंपनी का। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का। एक पूछा जाता है कि बाडा, क्या बाडा ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो किस कंपनी का है? तो बाडा मैंने बताया था आपको कि बाडा सैमसंग जो कंपनी है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे इसी डिटेल में कि लाइनक्स सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा है? ओपन सोर्स। आपको ध्यान रखना है, ये पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद मैंने बताया कि जो लियो पार्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक संस्करण है जो एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेसर है और वेब ब्राउजर है, वो किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर मैनुअल हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर है कि जो एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर है, यानी एमएस वर्ड को कह रहा है वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर कह रहा है, तो ये कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कैसे हैं ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एक्सेल सीट कह एक्सेल सीट हो गई, वर्ड प्रोसेस हो गया या वेब ब्राउजर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, जो एपीआई है, एपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये ऑप्शन है अप्लाइड प्रोग्राम इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या डी ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एपीआई की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नोटपैड का प्रयोग करके बनाए जाने वाले जो प्रलेख है, मान लो नोटपैड का या एमएस वर्ड का प्रयोग करके कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने, उस डॉक्यूमेंट में आपको समय और दिनांक प्रविष्ट करनी है, अर्थात एंटर करनी है। तो एंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? जैसे मान लो आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम लिखना है कि कितने टाइम हो रहा है वर्तमान में, और डेट लिखनी है। तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस F5 का करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का, F6 का या केवल F5 का? तो इसका राइट आंसर है वो है F5। केवल हम F5 दबाने पर क्या कर देंगे, यहाँ पर टाइम और डेट को इंसर्ट कर देंगे किसी डॉक्यूमेंट में, नोटपैड से बनाए या एमएस वर्ड से बनाए, आपको ध्यान रखना है जरूर। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो एमएस वर्ड में फाइंड का एक आता है, फाइंड का एक, फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? या ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस के लिए कमांड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस आर का या कंट्रोल प्लस एफ का, कंट्रोल प्लस एच का या कंट्रोल प्लस एस का? तो इसके लिए फाइंड और रिप्लेस दोनों पूछे जाएँ तो कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किया जाता है किसके लिए? फाइंड और रिप्लेस के लिए, आपको ध्यान रखना है। और कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेव के लिए किया जाता है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, तो निम्न में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। जैसे ये यहाँ गेट दे रखे हैं कुछ उदाहरण गेट के, जैसे नंड गेट है, एंड गेट है, एक्स और गेट है और गेट है। तो आप जानते होंगे कि जो नंड गेट है वो इस टाइप से होता है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो इस प्रकार से बने हुए गेट को कहते हैं हम नंड गेट। अर्थात इस इस गेट में क्या होता है, इस गेट में एंड गेट भी आ जाता है और गेट भी आ जाता है। इन इस गेट में तीनों के तीनों गेट आ जाते हैं, इस कारण से इसे कहते हैं यूनिवर्सल गेट। किसको? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल गेट किसे कहेंगे? तो नंड गेट को। अब जो नंड नंड गेट है उसको आमतौर पर यूनिवर्सल गेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड गेट होता है इस प्रकार का और नॉट नॉट गेट होता है इस प्रकार का। लेकिन जब हम नंड गेट बनाते हैं तो इसमें इस प्रकार से बना हुआ होता है जिस प्रकार से ये बना हुआ है। जैसे ये वाला पोर्शन है तो यहाँ चिपका हुआ है, और ये वाला पोर्शन है तो यहाँ चिपका हुआ है। ठीक है, आगे है, क्योंकि इस गेट में तीनों के तीनों जो गेट हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट नॉट गेट, वो तीनों तीनों बनाए जा सकते हैं, इस कारण से इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यानी जो बिन बिन जिप का कार्य क्या होता है। तो ए ऑप्शन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बिन जिप क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, या यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। या सी ऑप्शन है, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों को अट्रैक्ट करता है, यानी बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को एक्ट्रैक्ट करता है, यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, अर्थात दबा के छोटी फाइल कर देता है, जिससे कि स्पेस बना रहता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिनजेप एक हीट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात हीट के द्वारा कंप्रेस करता है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, और जिसकी सहायता से फाइल्स को कंप्रेस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क पर काफ़ी क्या स्पेस बना बचा रहता है। यानी कि मान लो कोई भी फाइल 200 MB की है, तो विनजिप के द्वारा उस फाइल को कंप्रेस करके हम कितनी 150 MB, लगभग 150 MB की हम कर सकते हैं, तो हमारी 50 MB क्या स्पेस बचेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, कि वेब पेज को किस भाषा में लिखा जाता है। किसी भी वेब पेज को किस भाषा में लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए है सी भाषा, या C++ में, फोर्टेन भाषा में, या SQL लैंग्वेज में, या HTML लैंग्वेज में। तो जो वेब पेज है उस वेब पेज को अगर पूछा जाए तो वेब पेज को लिखा जाता है HTML में, अर्थात इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। आपको ध्यान रखनी है HTML की फुल फॉर्म। इसका फोर्टेन की फुल फॉर्म पूछ रही तो इसकी होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन किस फुल फॉर्म है, फोर्टेन की। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारी वीडियो का आज अंतिम प्रश्न है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखा जाएगा, यानी बाइनरी संख्या में कैसे लिखा जाएगा 7 को। तो देखो साथियों, हम ऐसे लिखते हैं, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और इनको बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि अगर ये 7 है, अगर 7 में आप पे कुछ नहीं आ रहा तो आप केवल इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, और 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, इधर एक डंडा खींच लेंगे, और 2 तिया 6 के बाद में कितना शेष बचा, एक, तो एक इधर लिख देंगे। उसके बाद में दोबारा से 2 से भाग लगाएंगे, और 2 एकन 2, तो फिर उसके बाद में कितना बचा, एक बचा, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। अब उसके बाद में 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 एकन 2, क्या बचा, और शेष 0। अब हम इसे उल्टा लिख देते हैं। जब उल्टा लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, ये 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, ये 0 नहीं लिख देंगे। तो जब हम उल्टा लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे या सीधा लिखेंगे, कैसे भी लिख लेंगे, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे लिखते हैं हम, वैसे किसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे।
तो ये हो गया 1, उसके बाद में ये वाला यानी 1, तो इसके बाद में ये वाला यानी 1, तो 111 यानी कि 11111, इसका राइट आंसर होगा 111। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 7 को क्या लिख सकते हैं, बाइनरी में लिख सकते हैं। अगर हम बाइनरी 7 की जगह पर अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो 10 को कैसे लिखते हैं, तो 10 को भी सिंपल ऐसे ही लिखते, 2 से भाग लगाते, 2 पंजे 10, कितना बचा, पूरा पूरा, तो 0 बच गया, मतलब 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1 सिंगल, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, पूरा पूरा कट गया, तो सॉरी 2 एकन 2, एक ही तो एक बार गया ना, तो फिर इसमें 110 लिख देंगे, ये हो गया 10 का बाइनरी कोड। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो अपने सहपाठी के साथ में अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर जरूर करें, और अगर आपने यहाँ तक अंतिम समय तक वीडियो को देखी है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, और हमारे आप इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।